नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। एमबीबीएस छात्रों के आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। छात्रों के डेलीगेशन के साथ बैठक बेनतीजा रही और चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में चल रही थी यह बैठक। सीएम के प्रधान सचिव वी उमाशंकर ने मीटिंग की और जी मीडिया संवाददाता विजय राणा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विजय, क्या अपडेट मिल पा रहा है? बैठक बेनतीजा क्यों रही, क्या है तात्कालिक कारण? देखिए, जो इनके अध्यक्ष हैं छात्रों के, एमबीए छात्रों के, अंकित गुलिया, उन्होंने बैठक के बाद बताया कि सुबह इनके पास फोन आया था कि सरकार जो है बैठक के लिए तैयार है और आप चंडीगढ़ आइए हरियाणा निवास, तो वहां पर सरकारी अधिकारी जो है सरकार की ओर से आपसे बात करेंगे और जो भी मांगे हैं उनसे आप बात कीजिए। तो अपनी मांगों को लेकर जो है वो छात्र यहाँ पर, एक उनका जो दल है वो यहाँ पहुंचा था और करीब 3 घंटे तक जो है ये बैठक चली है। लेकिन बैठक के बाद जो भी सहमति थी मांगों पर वो अभी तक नहीं बन पाई है। जो मांगे छात्रों की ओर से उनका ये कहना था कि जो एक समय सीमा है 7 साल की और जो बॉन्ड राशि है वो है 40 लाख रुपए सरकार ने निर्धारित की है। तो इन छात्रों का कहना था कि अगर ऐसी भी योजना सरकार चाहती है तो जो अवधि है बॉन्ड की वो 1 साल रहे और जो बॉन्ड की जो राशि है वो 5 लाख रुपए की जाए। लेकिन सरकार के अधिकारी थे वी उमाशंकर जो मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव हैं, उनकी बैठक चल रही थी तो इस बात सहमति नहीं बन पाई है। साथ ही साथ इन लोगों ने कहा कि जॉब की गारंटी होनी चाहिए और दूसरी बात जो ये बॉन्ड जो पॉलिसी है इसके अंदर बैंकों का हस्तक्षेप ना हो, बैंक इसमें शामिल नहीं होने चाहिए। तो फिलहाल 3 घंटे की लगभग बैठक चली है और इन मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। अब जो है 1 घंटे का ब्रेक लिया जाएगा, उसके बाद फिर से दोबारा बैठक शुरू होगी। इसमें जो छात्र हैं वो भी अपनी विचार विमर्श है मांगों को लेकर वो कर रहे हैं कि हो सकता है जो मांगे हैं उनमें थोड़ा फेरबदल छात्र करें ताकि छात्र थोड़ा सा आगे बढ़े और सरकार भी जो अपनी जो शर्तें हैं उन्हें कम करे। तो फिलहाल अब एक दौर की बैठक हो चुकी है, 3 घंटे बैठक चली है, उसका नतीजा नहीं निकला है। अब दूसरे दौर की बैठक 1 घंटे बाद फिर से शुरू होने की उम्मीद है। जी, आप नजर बना रखें, आगे अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल। और रोहतक से खबर, एमबीबीएस के एक छात्र की तबीयत दरअसल बिगड़ गई है। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र की तबीयत बिगड़ गई। छात्र को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है और 36 घंटे बाद छात्र की तबीयत बिगड़ गई। हड़ताल के भूख हड़ताल पर बैठे एमबीबीएस के छात्रों में एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई। और साथ ही आपको बता दें कि रोहतक एमबीबीएस के इस छात्र की तबीयत बिगड़ी है। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एडमिट करवाया गया है और इस हड़ताल के चलते उसकी तबीयत बिगड़ी बताई जा रही है। करनाल की कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है। मेडिकल कॉलेज के 7 छात्रों ने अब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। छात्रों के मुताबिक सरकार उनकी मांगों से अवगत होने के बावजूद भी इसका हल नहीं कर रही है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका प्रदर्शन और भूख हड़ताल जारी रहेगा। आज 25वां दिन है। हमने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचे हम लोग और उन्हें मनाए कि वो नेगोशिएशन के लिए रेडी हूँ। लेकिन सरकार अभी कोई ऐसी बात हुई नहीं है कि जो हमारे फेवर में जाए। हमारी 4 मांगे थी जिनमें से अभी वो पूरी तरीके से रेडी नहीं है हमारी मांगे मानने के लिए। तो ओएसडी साहब के नेतृत्व में एक डेलीगेशन का गठन किया गया था, उसकी सूचना हमें दी गई थी। लेकिन आज अननोन रीजन्स की वजह से वो मीटिंग करनाल में होनी थी, वो कैंसिल कर दी गई और उसके बाद उन्हें चंडीगढ़ बुलाया गया। हम नहीं जानते उनका रीजन क्या है, लेकिन जो प्रोटेस्ट है, जो हमारी मांग है, वो तो हम अपनी मांग रखने का एक आम आदमी को इस देश के अंदर अधिकार है कि एक शांतिपूर्ण तरीके से कभी भी, बेशक एक हो बेशक वो 100 लोगों की मांग हो, तो अपनी मांग जनता के बीच में रख सके। और वो इसी मौलिक अधिकार का प्रयोग करते हुए हम आज एक मार्च प्रोटेस्ट निकालने वाले थे जो हमें नहीं निकालने दिया गया। बॉन्ड पॉलिसी पर एक तरफ जहां मेडिकल स्टूडेंट्स का आंदोलन जारी है तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया और हरियाणा सरकार पर जमकर हमला बोला। हुड्डा ने बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ जारी आंदोलन के लिए सरकार के संवेदनहीन रवैये को जिम्मेदार ठहराया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगे मानने की बजाय उन्हें डराने धमकाने में लगी है। छात्रों को हॉस्टल से निकालने और उनके खिलाफ एफआईआर की धमकी दी जा रही है। हरियाणा में पंचायत चुनाव के आखिरी चरण में पंच और सरपंच के लिए
4 जिलों में वोटिंग हुई और इसके साथ ही प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न हो गए। फतेहाबाद में जहां 87.5% सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, तो वहीं पलवल में 83%, हिसार में 82.3%, फरीदाबाद में 78.4% मतदान हुआ। राज्य के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने इसकी जानकारी दी। तीसरे चरण और पंच और सरपंच पद के लिए 83.2% कुल मतदान हुआ। वहीं 27 नवंबर को पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों के लिए मतगणना होगी। और सरपंच चुनावों में हुए उलटफेर की बात करें तो फतेहाबाद में जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को झटका। निशान सिंह के बेटे सरपंची का चुनाव हार गए। जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बेटे को हार मिली। तेजेंद्र सिंह को 177 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। पैतृक गांव मामूपुर गांव से चुनाव लड़ा था। गांव में 800 वोट हैं, लेकिन सरपंच के चुनाव में गुरप्रीत सिंह ने जीत दर्ज की है। और जबकि जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह के बेटे सरपंच के चुनाव हार गए। तेजेंद्र सिंह को 177 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। हरियाणा के 4 जिलों में ग्राम पंचायत और पंच पदों के लिए आखिरी चरण का मतदान खत्म हो गया। लोगों ने सरपंच और पंच पद के लिए मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पलवल जिले की बात करें तो यहां पर 263 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान किया गया और इसके अलावा 2770 पंच पदों के लिए मतदान किया गया। पलवल में करीब 83% मतदान हुआ, जबकि जिला परिषद और ब्लॉक समिति में यही मतदान 70% पहुंच पाया। मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। जो 2 जगह की हम बात कर रहे हैं, आगे 2 जगह की घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। हालांकि दोनों जगहों पर भारी पुलिस बल को तैनात कर मतदान को सुचारू रूप से चलाया गया। वहीं पलवल में पंच और सरपंच चुनाव के दौरान गोलीबारी हुई, पथराव हुआ। हथीन के गांव पचानका में सरपंच पद के उम्मीदवारों के बीच जमकर पथराव हुआ, जिसमें दर्जन भर लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं मौके पर पुलिस बल भी पहुंचा और हालात पर काबू पाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को करनाल में कला शिक्षा सहायक संघ की ओर से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता मेरा परिवार है और परिवार के सभी सदस्यों की चिंता करना मेरा काम है। मनोहर लाल ने कहा कि सबकी जरूरतें और योग्यता जानने के लिए परिवार पहचान पत्र बनाया गया और अब तक 71 लाख परिवार को इससे जोड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 1 साल में 1 लाख लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया। इसके अलावा युवाओं के लिए स्किल यूनिवर्सिटी, स्टार्टअप्स के लिए लोन मुहैया करवाया गया। जो प्रदेश में अनुभवी इस प्रकार के कुछ लोग थे, उनको कौशल रोजगार निगम के माध्यम से, जो पिछले कई सालों से बेरोजगार थे, 2.5-3 साल से, हमारे बार बार आग्रह करने के बाद सरकार ने उनको एडजस्ट किया। जब मुख्यमंत्री जी आए थे, धन्यवाद करना था, तो हमने कहा उनको कि इस प्रकार के और जो कैडर की समस्या है उसका भी समाधान की दिशा में बढ़ी है। तो मुख्यमंत्री जी ने हमको एश्योर किया है। अभी अलग से बैठे तब भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जितनी प्रकार की भी ऐसी बातें आएंगी हम उसका समाधान करेंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अंबाला शहर में जेजेपी कार्यालय पहुंचे। उप मुख्यमंत्री ने भिवानी में होने वाली जन सम्मान रैली का कार्यकर्ताओं को न्योता दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के टूटने के आसार हैं। हरियाणा के अंदर किरण चौधरी प्रदेश अध्यक्ष के विरुद्ध बोल चुकी हैं। ये दर्शाता है कि कांग्रेस भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस तोड़ो की तरफ चल पड़ी है। आम आदमी पार्टी तो आदमपुर के अंदर विधायक बनाने का दावा करती थी और 3000 वोटों पर जीती। हरियाणा प्रदेश की जनता ने देख लिया कि आज के दिन गठबंधन को ताकत देगी, बीजेपी जेजेपी के साथ को और ताकत और विश्वास के साथ आगे बढ़ाएगी। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर जाकर उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष के साथ बैठक की, जिसमें पंचकुला क्षेत्र में रेलवे से संबंधित कई विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचकुला क्षेत्र में रिजर्वेशन के लिए काउंटर की सुविधा मुहैया कराई जाए।
इसके साथ ही पंचकुला रेलवे स्टेशन का नाम चंडीगढ़ पंचकुला रेलवे स्टेशन किए जाने का भी पत्र सौंपा गया। ट्रैफिक कंजेशन जिस प्रकार से 5-5 मिनट 7-7 मिनट 10-10 मिनट हमें रोड्स पर इंतजार करना होता, उसमें पेट्रोल की भी वेस्टेज है, नेशनल वेस्टेज है। दूसरा, गाड़ियां जिस प्रकार से रश सड़कों पर देखने मिल रहा है, उसका केवल एक ही समाधान है कि वो समाधान ये है कि पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली, ये जो ट्राई सिटी हैं, इन तीनों को मिलाकर के यहाँ पर मेट्रो रेल का जो योजना है वो जल्द से जल्द लाएंगे। तो आने वाले 15-20 साल के बाद जो कठिनाई आने वाली है, वो कठिनाई की समस्या का समाधान होगा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की धूम है। ब्रह्म सरोवर के किनारे लोक कला और संस्कृति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। गीता महोत्सव में लोक कलाकारों की एक टोली सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। परिवार की 4 पीढ़ियां एक साथ नृत्य कर लुप्त होती संस्कृति को बचा रही हैं। किरण चौधरी ने जींद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि तोशाम में बिल्कुल भी उपचुनाव नहीं होगा। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी में जाने के सवाल पर किरण चौधरी ने कहा कि यह सिर्फ चर्चा है। पार्टी में उनके भी कुछ शुभचिंतक हैं जो ये सोच रहे हैं कि किरण चौधरी पार्टी से बाहर निकलेगी तो क्लेश खत्म होगा। मेरी चर्चाएं जो मैं आपको बता रही हूँ ना, कौन कहाँ जा रहा है और कौन नहीं जा रहा, जो है ये तो सब चर्चाओं के अंदर है बातें। ये मेरे ख्याल में मेरे बारे में जो है 20 बारी मैं बता चुकी हूँ कि कई बार जो है मेरे पार्टी के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो मेरे शुभचिंतक हैं और जो सोचते हैं कि अच्छा स्यापा कटेगा ये बाहर निकलेंगी, इसलिए वो इस तरह की चर्चाएं चलाते हैं। पर बीजेपी क्यों हवा देती है? बीजेपी क्यों नहीं हवा देगी? बीजेपी के लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए क्या नुकसान है। हिसार के ऑटो मार्केट में बालाजी की विशेष संध्या का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने बताया कि हिसार की ऑटो मार्केट एसोसिएशन 27 नवंबर को ऑटो मार्केट में एक विशाल जागरण करने जा रही है। हजारों लोग परिवार सहित भाग लेंगे। हमारा अनुमान है कि 25-1 हजार आदमी उस दिन जागरण में आएंगे, जिसमें कन्हैया मित्तल व कई बड़े बड़े कलाकार बालाजी का गुणगान भी करेंगे। उसके अलावा अनेकों, जैसे 56 भोग, मेवा का भोग, फल का भोग और 31 सवा मणि का प्रसाद उस दिन लगाया जाएगा। और अटूट भंडारा, जिसके अंदर कम से कम 20-25 हजार आदमी प्रसाद लेके जाएंगे। भंडारे के अंदर 20-25 हजार आदमी का वहां भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है। 40 दिन की पैरोल के बाद राम रहीम एक बार फिर सलाखों के पीछे पहुंच गया। कड़ी सुरक्षा के बीच बागपत से डेरा प्रमुख राम रहीम को रोहतक के सुनारिया जेल भेजा गया। बता दें कि इन 40 दिनों की पैरोल में राम रहीम ने ऑनलाइन सत्संग किए, जिसमें कई नेताओं ने भी हाजिरी लगाई। हालांकि इस पर काफी बवाल भी मचा। हालांकि वापस जेल जाने से पहले राम रहीम एक बार फिर सोशल मीडिया पर लाइव आया और वर्चुअली सत्संग किया। दुष्कर्म और हत्या के मामले में सजा काट रहा डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम 15 अक्टूबर को 40 दिन की पैरोल पर बागपत के बरनावा आश्रम पहुंचा था, जहां उसका परिवार भी मौजूद था। कुरुक्षेत्र में किसानों को फसलों के लिए भरपूर मात्रा में यूरिया खाद नहीं मिलने और खाद विक्रेताओं की ओर से यूरिया के साथ अन्य दवाई देने के विरोध में सुंदरपुर फाटक पर जाम लगा दिया गया। सूचना पाते ही कृषि विभाग के उप निदेशक सुभाष चंद मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने की कोशिश की। यहाँ पर सभी छोटे दुकानदार ये कहते हैं कि थनेसर विधायक के द्वारा जबरदस्ती दवाइयाँ थोपी जा रही है। वो मजबूर है, वो दबे हुए लोग हैं।
विधायक के नीचे वो कह रहे हैं कि हमें मजबूर होकर दवाइयाँ देनी पड़ रही है कि विधायक को बोलकर दवाइयाँ बंद कर दो, हम आपको यूरिया दे देंगे। आज हम अधिकारियों से केवल यही विनती करते हैं कि किसी थनेसर के अंदर जितने भी दुकानदार है, किसी को भी डीएपी यूरिया का कोटा खत्म किया जाए। जितना भी यूरिया और डीएपी है सोसाइटी के द्वारा बंटना चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की गूंज जल्द ही हरियाणा में भी सुनने को मिलेगी। 22 दिसंबर को राहुल गांधी नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे और इसकी तैयारियां पार्टी ने अभी से शुरू कर दी हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसको लेकर विधायक आफ्ताब अहमद ने नूह आवास पर यूथ कांग्रेस के नेताओं की बैठक की। जो भारत जोड़ो यात्रा है वो एक बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है और उस आंदोलन में लाखों लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, उसमें जुड़ रहे हैं। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इन वीरों की धरती, शहीदों की धरती पे मेवात में भी जिस तरीके से चुनाव में यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया था, इस भारत जोड़ो यात्रा में अपने नेता राहुल गांधी को भरपूर समर्थन, सहयोग और उनका स्वागत करें। हर विधानसभा में जा रहे हैं और युवा साथियों को, जो नए युवा साथी है, जो 18 साल का जो वोटर जो अभी बन के आया है, उन साथियों को भी हम अपना कांग्रेस पार्टी में जोड़ने का काम कर रहे हैं, बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो के माध्यम से। और उसके साथ प्लस एक हम डिजिटल यूथ भी साथ में जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक बूथ पे हम मेनली 6 लोगों को जोड़ रहे हैं, जो 5 लोग होंगे और साथ में एक डिजिटल यूथ उसमें होगा और उसके तहत ही और आगे उस परिवार को और बूथ में बढ़ाया जाएगा। उसके लिए हमने हर विधानसभा वाइज पूरे हरियाणा की 90 विधानसभा में ये अपना प्रदेश जो टूर हमने रखा हुआ है, उसके लिए आज हम यहाँ। पुराना के सुनहेड़ा गांव में मनरेगा में हुए लाखों के गबन मामले में कार्रवाई अमल में लाई गई। बीडीपीओ, एबीपीओ, बैंक मैनेजर और जेई समेत कुल 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ये कार्रवाई सीएम फ्लाइंग की शिकायत पर पुलिस ने अमल में लाई। एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि सुनहेड़ा गांव जो पुराना ब्लॉक में पड़ता है नूह डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ 82 कैटल शेड्स बने थे 21 और 22 में। तो उसमें अनियमितताओं की शिकायत थी जिसकी विस्तृत जांच की गई और जांच में पाया गया कि लगभग 10 लाख के करीब का उसमें गबन पाया गया है, जो अनियमितताएं मिली हैं। तो इसके आधार पे, जांच के आधार पे उच्च अधिकारियों के लेवल पे डायरेक्शन के बाद जांच की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अभी थाने में लगभग 14 सरकारी अधिकारी और अन्य लोगों के खिलाफ, तो उसमें बीडीपीओ, एबीपीओ और बाकी लोग भी हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 लेवल 1, 2 और 3 का आयोजन 3 और 4 दिसंबर 2022 को करवाया जा रहा है। इसी परीक्षा के पात्र अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र बोर्ड वेबसाइट पर 26 नवंबर से उपलब्ध होंगे। असली कैंडिडेट की जगह अगर कोई नकली कैंडिडेट पाया गया तो उसे इम्पर्सोनेशन का केस, प्रतिरूपण का मामला दर्ज करते हुए उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब जितने भी परीक्षा केंद्र हैं उन पर कैमरामैन, जैमर, बायोमेट्रिक, फ्रिस्किंग व सीसीटीवी जो जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको सबको बोर्ड द्वारा पहचान पत्र जारी किए हैं। सभी जितने भी लोग केंद्र के अंदर होंगे सबके लिए पहचान पत्र अनिवार्य है। हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। इस बार कुरुक्षेत्र एंटी नार्कोटिक्स सेल ने 16 किलो चूरा पोस्ट के साथ नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पिपली चौक पे हमारी एएनसी की टीम ने नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान ये जर्नल सिंह आता हुआ दिखाई दिया, इसको राउंड अप किया जी और मौका पर गजटेड ऑफिसर को बुलाया गया और इसके कब्जा से 16 किलो चूरा पोस्ट बरामद हुआ, जिसके तहत एनडीपीएस एक्ट के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई की गई, मुकदमा दर्ज रजिस्टर करवाया गया और अब माननीय न्यायालय से पेश करके इसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा।
बहादुरगढ़ के पटेल नगर में एक पति पर हत्या का आरोप लगा है। दरअसल हत्या के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस जांच में मृतका महिला की पहचान मूल रूप से बिहार के दरभंगा की जिप्सी के रूप में हुई है। हमने यहाँ पता लगाते हुए हम इस पर मकान पर पहुंचे। ये 27 किराए के कमरे बना रखे हैं। पटेल नगर रहने वाला है। यहाँ पर एक कमरे में एक महिला मृत अवस्था में पड़ी हुई है, जिसका आस पड़ोस वाले नाम जिप्सी बतलाया, जो बिहार की रहने वाली दरभंगा डिस्ट्रिक्ट की, और इसका कोई वारसा साथ में है नहीं, और ये पति पत्नी रहते थे, और ऐसा प्रतीत होता है शायद इसका पति हत्या करके भाग गया है। आस पड़ोस वाले बता रहे भाई रात को हमने कोई हल्का शोर शराबा सुना था, फिर शोर शराबा बंद हो गया था। पानीपत में केमिकल सेवन से 4 लोगों की मौत के मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। पुलिस ने केमिकल के सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी है। उपायुक्त सुशील सारवाल के मुताबिक जांच में सामने आया कि मौत का कारण जहरीली शराब नहीं बल्कि कोई रसायन युक्त केमिकल था। जहरीली शराब या केमिकल पी लेने से अनिल, उसके साले अजय और अजय के अलावा सुनील, सुरेंद्र की मौत हो चुकी है। शुगर मिल के अंदर जैसे उत्तम हमारा उनसे कॉन्ट्रैक्ट है, तो आगे उनकी कॉन्ट्रैक्ट लेबर थी, जिसमें सुनील है, अजय है और अनिल है। और अभी पारंपरिक में ये पता लग रहा है कि इन्होंने कोई केमिकल वगैरह वहाँ से लिया है, और जिसका मतलब जहरीली शराब ना होकर कोई रेस्ट्रिक्टेड केमिकल रहा है। उसका सैंपल हमने भेज दिया है, तो उसके बाद ही पता लग पाएगा कि क्या केमिकल। अभी जाँच चल रही है, उसके बाद ही पता चलता है।